हाय एवरीवन, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो सब्सक्राइब कर लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करे, कमेंट करे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए कि 9th क्लास में क्या था कि दो चर वाला एक समीकरण था, और जब हम लोग उस समीकरण का हल करते थे तो भी वहाँ हम लोगों ने देखा था कि x और y का अर्थात दो चर का जो मान होता था वो बहुत सरल निकलता था। और जब हम लोग उसका ग्राफ खींचते थे तो देखते थे कि एक सरल रेखा क्या होता है, प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सबसे पहले हम लोग इसके व्यापक रूप को समझते हैं कि दो चर वाला समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ठीक ना। देखिए इसमें होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जिसमें से देखिए कि a1 एवं a2 को क्या कहा जाता है, x का गुणांक, ठीक ना। a1 और a2 को क्या कहेंगे, x का गुणांक। उसी प्रकार से b1 एवं b2 को किसका गुणांक कहा जाता है, y का। और c1 एवं c2 को क्या कहा जाता है, अचर पद, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि a1 और a2 का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b1 और b2 का मान कभी 0 नहीं हो सकता। यदि हो जाता है तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगा, तब ये एक चर वाला समीकरण बनकर रह जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इस समीकरण को हल करने का तरीका कितने हैं, हम लोग इन सभी बातों के बारे में जानकारी जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि 9th में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एक समीकरण का उपयोग करते थे, दो चर वाला एक समीकरण का उपयोग करते थे रैखिक समीकरण का, तो वहाँ देखते थे कि एक सरल रेखा प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ तो दो समीकरण है, इसका मतलब है कि दो रेखा मिलेगा। अब यदि हम आपको दो रेखा दे दें तो दो रेखा देने पर क्या होगा, तीन स्थिति उत्पन्न होंगे। पहला स्थिति क्या है, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, किसी एक बिंदु पर काटेगा। दूसरा क्या स्थिति होगा कि दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक ना। तीसरा स्थिति क्या होगा कि दोनों रेखा एक ही रेखा पर होगा, ठीक है। तो देखिए जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस कंडीशन में इसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना। इसे क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। जब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो इसे कहा जाता है समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और जब दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित हो उस कंडीशन में इसे कहा जाता है समपाती रेखा, ठीक ना। क्या कहा जाता है, समपाती रेखा। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण के a1 a2 b1 b2 c1 c2 का उपयोग करके हम लोग उसके अनुपात का तुलना करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब क्या होगा, समपाती होगा। ये सभी बातों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए जब क्या हो कि a1 बटे a2 का जो मान है b1 बटे b2 के बराबर में नहीं हो, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तब जाकर के क्या होता है, तब जाकर के समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। अद्वितीय हल मतलब एक और केवल कितना हल, एक हल। मतलब x और y का जो मान आएगा वो एक और यानी कि एक ही मान होगा, x का एक मान आएगा और y का भी क्या होगा, एक मान आएगा, ठीक ना।
इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि तो समीकरण युग्म का क्या होता है, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ठीक ना। अब देखिए जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में ऐसे समीकरण को कहा जाता है अविरोधी समीकरण युग्म। क्या कहा जाता है, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक ना, क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है। अब देखिए कि जब हम लोग जब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में जब उसका हम लोग ग्राफ पर मान रखेंगे, अर्थात जब उसको हम लोग ग्राफ पर हल करेंगे, तब देखेंगे कि रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, तथा रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्लियर है, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो याद रखना है ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अर्थात इस कंडीशन में हमें x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में इस ऐसे समीकरण को कहा जाता है विरोधी समीकरण युग्म। क्या कहेंगे, विरोधी समीकरण युग्म। क्लियर है। ठीक ना। और जब इसका ग्राफ पर हल करेंगे तब जाकर के रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। चूंकि हम लोगों को पता है कि जब ग्राफ पर हल करते हैं तो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। लेकिन यहाँ पे दो समीकरण है, जब एक बिंदु पर कटेगा तब जाकर उसका हल होगा, नहीं कटेगा तो हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो जब समांतर है तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का क्या है, कोई हल नहीं है, और ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, विरोधी समीकरण युग्म। और जब इसका ग्राफ पर हल करेंगे तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक ना। अब देखिए तीसरा स्थिति है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तो समीकरण युग्म का क्या होता है, अनेक हल होता है, यानी कि बहुत सारा हल होता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, अनेक हल होता है। और ऐसे समीकरण युग्म को कहा जाता है आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म। ठीक ना। तथा ऐसे जब इसका हम लोग ग्राफ पर हल करेंगे तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। संपाती होती है मतलब कि दोनों रेखा क्या होगा, एक ही रेखा पर स्थित होगा। ठीक ना। अब देखिए इस कंडीशन में बोला अनेक हल है, क्योंकि दोनों रेखा एक ही रेखा पर है, इसका मतलब है कि दोनों रेखा प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को हल कर रहा है, इसलिए इसका मान क्या है, अनेक है, अर्थात इसका हल क्या है, अनेक। ठीक ना। इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये तो ग्राफ निरूपण था, लेकिन यदि हम लोग इसको अंक गणितीय विधि द्वारा हल करेंगे तो अंक गणितीय विधि से तीन तरीका है, तीन विधि है ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए। और वह तीन विधि क्या है, तीन तरीका क्या है, तो पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। ठीक ना। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि, हल करने की विधि। तो कुल कितने विधि हैं, तीन विधि है, याद रखना है आपको। पहला क्या होता है, तो प्रतिस्थापन विधि। ठीक ना। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, तो किसी एक के मान को उठाते हैं और उसको दूसरे समीकरण में जाकर के रख देते हैं। दूसरा कौन सा विधि है, तो विलोपन विधि, जिसे लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। ठीक ना। इस विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से किसी एक चर को हटा देते हैं। कैसे करके, या तो समीकरण को जोड़ करके या तो समीकरण को घटा करके। वो विशेष स्थिति है, हम लोग देखेंगे, हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। और तीसरा विधि होता है
वज्र गुणन विधि, ठीक ना, वज्र गुणन विधि। ये सबसे अंतिम तरीका है और बहुत ही छोटा तरीका है, ठीक ना। है तो सभी आसान ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम लोग यहाँ जान गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि है वो कुल कितना विधि है, 3 विधि है। कौन कौन सा है, तो प्रतिस्थापन है, विलोपन है और वज्र गुणन है, ठीक ना। देखिए कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। ग्राफ विधि जो है, ग्राफ जो है मैं वो राइटिंग पैड मेरा आने वाला है, जब राइटिंग पैड आ जाएगा तब मैं ग्राफ वाला भी उस पर बता दूंगा, ठीक ना। तो हम लोग अभी प्रतिस्थापन विधि से ही देखते हैं और यह प्रश्नावली है कितना, तो 3.3, ठीक ना। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान और कुछ है नहीं गणित में, ठीक ना। देखिए एक का एक में आपको दो समीकरण दिया गया है, x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है, 2। अब देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको। अब यहाँ से आपको याद रखना है टेक्निक की क्या यूज़ करते हैं, टेक्निक ऐसे समीकरण को हल करने के लिए, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो, आपको हर हाल में क्या करना है, किसी एक समीकरण को चुनना है, किसी एक समीकरण को, चाहे वह 1 होगा या 2 होगा, कोई भी आप स्वतंत्र हैं, किसी एक समीकरण को ले सकते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि मैं समीकरण 2 से लेता हूँ, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो x - y = 4। अब जब यह समीकरण ले लेंगे तो इस समीकरण में या तो x के बराबर या तो y के बराबर किसी एक चर के बराबर में हमको क्या करना है, मान निकालना है। जैसे सपोज कीजिए कि यदि हम x बराबर लिखेंगे, इधर 4 पहले से है, इधर y माइनस में है, इधर आएगा y प्लस में, तो x बराबर यहाँ पर वैल्यू यानी कि मान क्या आया है, 4 + y। अब इस x के मान को, चूंकि ये समीकरण 2 से लिए हैं, तो x के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। मतलब यदि 1 से लेते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 से लिए हैं तो कहाँ में रखेंगे, 1 में। तो अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या करने पर, x का मान रखने पर। क्लियर है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 देखिए क्या है, तो x + y = 14, x का मान कितना है, तो 4 + y = 14, ठीक ना। 1y और 1y कितना y, 2y = 14, 4 प्लस में है, 4 जाएगा उधर माइनस में, ठीक ना। 2y = 14 में 4 गया कितना, 10। अब यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए कि 10 को जब 2 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आएगा, 5, ठीक ना। तो y का मान कितना आया, 5, ठीक ना। अब देखिए किसका मान निकालना है, x का। तो देख लीजिए चूंकि x बराबर पता है 4 + y, 4 लिखें प्लस y का मान 5, 4 5 कितना हो गया, 9। तो इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम लोग चाहें कि इसको चेक कर ले तो चेक कर भी सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में x का मान 9 रखिए, y का मान 5 रखिए, 9 5 14 हो जाता है। अब यदि समीकरण 2 में x का मान 9 रखें, y का मान 5, तो 9 में 4 गए, सॉरी 9 में 5 गए, कितना हो जाएगा, 4। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, जो काफ़ी आसान विधि है, ठीक ना। तो इस विधि का क्या नाम दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न
1 का कै नंबर 2 नंबर। पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6, यह समीकरण क्या है 2। कोई एक समीकरण लेंगे, या तो 1 या तो 2, हम बोल दिए आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग समीकरण 1 लें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या है s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। समीकरण 1 से आए हैं तो s के इस मान को कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण 2 में क्या करने पर, सॉरी s नहीं है, x नहीं है, यहाँ s है, s का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। s का मान कितना है 3 प्लस टी बटे 3 जोड़ टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 का लॉस कितना हो जाएगा 6, 3 से 6 कटेगा कै बार में, 2 बार में। 2 से इस दोनों को गुना करेंगे, 2 तिया 6, 2 से टी को 2 टी, 2 से 6 कटेगा कै बार में, 3 बार में। 3 से टी क्या होगा 3 टी बराबर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस 3 टी और 2 टी, कितना टी होगा 5 टी बटे 6 बराबर कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब कोना कोनी गुना करते हैं, इसको करेंगे 1 से तो कितना होगा 6 प्लस 5 टी, और 6 से करेंगे 6 को 6 के 36। अब देखिए 5 टी बराबर 36, 6 प्लस में 6 जाएगा माइनस में, 5 टी बराबर 36 में 6 गया कितना 30, टी बराबर लिखेंगे 30, 5 गुना में 5 आएगा भाग में, इसीलिए टी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो t का वैल्यू कितना हो गया है 6। अब किसका निकालना है s का, s बराबर क्या है तो 3 प्लस टी, 3 लिखें प्लस t का मान 6, तो 6 3 कितना हो गया 9, तो लिख सकते हैं इसीलिए s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि जो है काफ़ी क्या है आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक ना। देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न है इसका बहुत सारा हल होगा, इसको हल तो नहीं करना चाहिए लेकिन चलिए कर लेते हैं ट्राई। 3 नंबर में दिया गया है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए इसको ना, ये जो समीकरण है ना इसका हल नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे नहीं होगा तो हम बता देते हैं, a1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, b1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा -1 और c1 का वैल्यू 3। फिर दूसरा समीकरण देख लीजिए, तथा 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9, तो यहाँ पे a2 बराबर 9 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर क्या है 9 है। यदि हम लोग ना इसका अनुपात निकाल लें तो a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान 3, a2 का मान 9, 3 का 3, 3 तिया 9, कितना हो गया 1 बटे 3। अब यदि फिर b1 बटे b2 का मान निकाल लें, b1 -1, b2 -3, माइनस माइनस कट गया तो कितना 1 बटे 3। फिर c1 बटे c2, c1 का मान 3 और c2 का मान 9, 3 का 3, 3 तिया 9, तो देखिए 1 बटे 3 हो गया। तो देखिए इस स्थिति में तीनों का अनुपात क्या है बराबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। और थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, उस कंडीशन में समीकरण का क्या होता है अनेक हल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः समीकरण युग्म का क्या है अनेक हल है। देखिए जब अनेक हल होगा उस कंडीशन में भी हल नहीं करना है, जब कोई हल नहीं होगा तो भी हमें क्या करना है समीकरण का हल नहीं करना है।
समीकरण का हल हम लोग कब करेंगे? जब समीकरण का अद्वितीय हल हो तो ही जाकर के हम लोगों को क्या करना है? समीकरण का हल करना है। ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न में। तो देखिए चौथा नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है? चौथा नंबर का प्रश्न जो है, देखिए सॉल्यूशन दिया है। चौथा नंबर में प्रश्न है आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। यह दो समीकरण है। और देखिए कि इस दोनों समीकरण को गौर से देखा जाए तो दोनों ही समीकरण में एक अंक के बाद दशमलव है। देखिए यदि एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं, 1.3 है, दशमलव यदि हटाएंगे तो नीचे 1 0 होगा। यदि 10 से गुना कर देंगे तो क्या बचेगा? 13। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दशमलव वाला है, ठीक ना। इसको इजी करते हैं, समीकरण को ही हल्का सा सरल करते हैं। तो यदि समीकरण को आसान किया जाए, सरल किया जाए, यदि हम दोनों ही समीकरण को 10 से गुना कर दें तो दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और हल करने में क्या होगा? आसान होगा। तो यहाँ लिखते हैं दोनों समीकरण को क्या करने पर? 10 से गुना करने पर। 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर कितना? 13। और यह हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना? 23। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब इस दोनों समीकरण को क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चाहे कोई भी समीकरण को चुने, चाहे 1 ले या 2 ले, ठीक ना। मान लीजिए कि समीकरण 1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यदि 2x के बराबर लिखेंगे तो 13 होगा। 3y प्लस में है, 3y जाएगा माइनस में। याद रखना है जब भी x y का मान निकालेंगे तो अकेला होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 गुना में है, ठीक ना। तो 2 उधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा? भाग में। अब x के इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में क्या करने पर? x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 है 4x जोड़ 5y बराबर कितना? 23, ठीक है। अब देखिए x के जगह में मान रखेंगे तो x का मान कितना है? 13 माइनस 3y बटे 2 जोड़ कितना? 5y बराबर कितना? 23। 2 से 4 कटेगा कै बार में? 2 बार में। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना? 23। अब देखिए माइनस 6y प्लस 5y माइनस y बराबर 23। 26 प्लस में है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस y प्लस 23 माइनस 26 माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो इसीलिए y बराबर क्या हो गया? 3। अब इस y के मान से हम लोगों को किसका मान निकालना है? x का। तो देखिए यहाँ पे x बराबर, चूंकि x बराबर लिखा गया 13 माइनस 3y बटे 2। 13 लिखे माइनस 3 गुना y का मान 3 बटे 2, फिर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। 13 में 9 गया कितना? 4 बटे 2। कई बार में कटेगा? 2 बार में। तो इसीलिए x का मान कितना हुआ? 2 और y का मान 3। तो देखिए ये है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न के लिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक ना। अपना फीडबैक दे ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो कितना अच्छा है। तो देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न है इसके लिए देखते हैं। पहला समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0।
यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, ठीक ना। दोनों में से किसी भी एक समीकरण को हमें लेना है, तो जिसको भी ले ले कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि यदि हम समीकरण 1 को ले लें तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यदि हम लोग √3x बराबर लिखेंगे, इधर माइनस √8y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस √8y, ठीक ना। अब यदि हम लोग यहाँ पर x बराबर लिखेंगे तो √8 बटे क्या हो जाएगा, √3y, ठीक ना। अब x के इस मान को समीकरण कहाँ में रखेंगे, 1 में, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण 1 में क्या करने पर, x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। √2 लिखें गुना x का मान कितना है, √8y बटे √3 प्लस कितना, √3y बराबर 0, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे √2 से √8 को गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 16 बटे √3 जोड़ कितना, √3y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यह बताइए कि √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 एक बार में, 1 से इसको गुना करेंगे तो देखिए रूट अंडर 16 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, तो 4y लिख देंगे। 1 से √3 को भाग देंगे कै बार में, √3 बार में। √3 से √3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3y बराबर 0। फिर से देखिए 4y और 3y कितना y, 7y बटे √3 बराबर 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कोना कोने गुना करेंगे, ठीक ना। y बराबर 0 बटे 7, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब किसका मान निकालेंगे, तो x का। तो देखिए यहाँ पे चूंकि x बराबर है √8y बटे √3। अब यदि x बराबर देखें √8 गुना y का मान 0 बटे √3। अब यह बताइए कि √8 से 0 को गुना करेंगे 0 होगा, 0 को √3 से भाग देंगे तो भी 0 होगा। इसका मतलब है कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। अब देखिए इसका 6 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न अब लास्ट बचा है इसका। 1 नंबर में 6 प्रश्न था, तो 1 का 6ठा प्रश्न जो है लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन, छठा प्रश्न है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। इसको ना हल करते हैं थोड़ा सा। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3 बार में तो 3 तिया 9x, 3 से 2 बार में तो 2 पंचे 10y बराबर -2। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तथा दूसरा है आपका x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है। यहाँ पर भी यदि हम लोग 3 और 2 का एलसीएम ले ले 6, 3 से 6 को 2 बार में तो 2x, 2 से 6 को 3 बार में तो 3y बराबर 13 बटे 6। अब देखिए दोनों का हर बराबर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे, ठीक ना। यदि हम लोग समीकरण किसको ले, 1 को या 2 को, किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 से लेंगे तो क्या होगा, 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। अब यदि हम लोग 9x बराबर लिखेंगे, 10y माइनस में उधर जाएगा 10y प्लस में -12 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग x बराबर लिखेंगे तो 10y माइनस 12, 9 गुना में तो 9 आएगा भाग में, ठीक है। अब x के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो समीकरण 2 क्या है, लिखते हैं समीकरण 2 में
x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर 13, 2 लिखें गुना x, x का मान क्या है तो 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर कितना 13। तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, 2 दही 20y, 12 दूनी 24 बटे कितना है 9 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना 13। तो देखिए 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा 9, 9 से 9 कटेगा, एक बार में 1 से इस दोनों को गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा, ठीक है। प्लस 1 से 9 को कई बार में 9 बार में, तो 9 तिया कितना y 27y बराबर 13। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, 20y और प्लस 27y कितना 47y माइनस 24/9 बराबर कितना 13। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कोना कोने गुना करेंगे, इसको करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 47y - 24 और 13 नंबर कितना हो जाएगा 117, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 47y बराबर लिखेंगे तो 117, 24 माइनस में 24 जाएगा उधर प्लस में, तो आगे क्या होगा 47y बराबर 117 में 24 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 41। अब यदि y बराबर लिखेंगे तो 141 बटे कितना हो जाएगा 47, इससे यह कटेगा कई बार में 3 बार में, तो इसीलिए y का वैल्यू कितना निकल गया 3, ठीक ना। अब किसका निकालना है तो x का। तो देखिए यहाँ पे चूंकि x बराबर कहीं हम लोगों ने निकाल के रखा है 10y - 12/9, तो देखिए 10 गुना y का मान 3 घटा 12/9, 10 तिया 30 घटा 12/9, 30 में 12 जाएगा कितना 18/9, 9 से 18 को कटाएंगे कई बार में 2 बार में, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 3, ये हो गया इसका आंसर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को लेकर के। प्रतिस्थापन विधि का कुछ प्रश्न रह गया है, तब तक के लिए धन्यवाद।